IVM। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। भारतीय क्रिकेट में इन दिनों दो खबरें बहुत हलचल में हैं और ये हलचल दरअसल रोहित शर्मा को लेकर है। ये हलचल आईपीएल को लेकर है, क्योंकि आईपीएल में 10 टीमें इस बार सीजन में खेलनी थी, यानी कि इस साल 2022 में 10 टीमें खेलनी थी, लेकिन जो दो टीमें ले गई उनमें से एक कंट्रोवर्सी में है। सीबीसी जो अहमदाबाद की ओनर है, उस पर बेटिंग का आरोप लगा और अब जो ड्राफ्ट होना था, यानी दोनों टीमों को जो 3-3 खिलाड़ी ड्राफ्ट के जरिए लेने थे, उस पर थोड़ा सा डिले हुआ है। हालांकि हम आज बात कर रहे थे कि आईपीएल के मोस्ट वांटेड प्लेयर कौन से होने वाले हैं, और साथ ही हम बात रोहित शर्मा को लेकर भी करेंगे कि आखिर बड़ी वजह क्या है कि मेल में कुछ और दिखा गया और बताया कुछ और गया। यानी कि एक तरफ कहा जा रहा है कि उनके हाथ में चोट है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मेल जो आया उसमें आ गया कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है। अब इस तरह का कंफ्यूजन आखिर बार बार क्रिएट क्यों हो रहा है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। आज खेल नीति पर दो बड़ी खबरों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। मैं हूं राजीव मिश्रा और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर अभी के, और साथ ही सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर के साथ साथ कमेंटेटर हैं, और साथ में बीसीसीआई ऑफिशियल भी हो रह चुके हैं, तो बहुत डिटेल में आपको ड्राफ्ट के बारे में भी बता पाएंगे। और साथ ही जो दो टीमें एड ऑन हुई हैं, अब इतने लेटर स्टेज में आके अगर आप सीबीसी जो ओनर है अहमदाबाद की, अगर आप उसको रोक रहे हैं ड्राफ्ट के बारे में कोई बातचीत ना करें, और लखनऊ को इंस्ट्रक्शन गया है कि आप तब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जब तक सीबीसी यानी कि जो अहमदाबाद की टीम है उसके साथ मामला सुलझ नहीं जाता। अब या तो 8 टीमें खेलेंगी या तो 10 टीमें खेलेंगी। सबा भाई, अब तो यही निष्कर्ष निकाला जाए। राजीव, गुड मॉर्निंग राजीव और निखिल। अब देखिए 10 टीमें तो खेलेंगी, अब पर आने वाले वक्त में क्या निर्णय बीसीसीआई लेता है ये तो समय ही हमें बताएगा। हाँ, 25 दिसंबर लास्ट डेट था इन दो नई टीमों के लिए कि आप अपने जो 3-3 प्लेयर्स जो आपको लेने हैं उसके बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए। जैसे कि आप बता रहे हैं अब कि हो सकता है उसमें थोड़ा डिले हो जाए, और डिले की वजह से हो रहा है क्योंकि अभी भी बीसीसीआई जो है वो स्क्रूटनी कर रहा है सीबीसी के स्टेक्स को, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं। तो इन सब बातों पर अभी चर्चा जरूर हो रही होगी बीसीसीआई में और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा, और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द ये मामला भी सुलझ जाना चाहिए, ताकि ये जो दो नई टीमें आई हैं इनको भी वक्त मिलना चाहिए प्लेयर्स को और टीम को प्रिपेयर करने के लिए। और सिर्फ यहाँ पर प्लेयर्स चुनने की बात नहीं है, कई सारे और भी काम होते हैं। मार्केटिंग करनी होती है, कमर्शलाइजेशन जो वैल्यू है उसको देखना होता है, कई सारी चीजें होती है, लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करना होता है। अब इस बार पता नहीं किस पैमाने पर आईपीएल होने वाला है, क्या ये होम एंड अवे पर होगा या फिर कुछ नए नए सेंटर्स में भी होंगे। पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी एजीएम से वो ये था कि कई सारे ऐसे स्टेट एसोसिएशन जिनके पास बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं पर वहां पर आईपीएल के मैचेस हो नहीं पाते हैं, तो उनका ये मानना था कि उनको भी मैचेस मिलने चाहिए। तो इन सब बातों पे अभी चर्चा जरूर हो रही होगी और जल्द ही निर्णय भी लिया जाएगा। निखिल भाई, थोड़ा हैरान है कि जिस तरह से बहुत लेटर स्टेज में आके एक टीम को रोका जा रहा है, क्योंकि वो कहीं बेटिंग कंपनी को ओन करते हैं, इस वजह से वो अभी खिलाड़ियों को ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे ये प्रोसेस डिले हो रहा है कि आप जो 3-3 खिलाड़ी ड्राफ्ट के जरिए ले सकते हैं, वो 25 तारीख लास्ट डेट थी और अब उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सौरव गांगुली ने कहा कि अप्रैल और जून तक जो टूर्नामेंट है उसकी पूरी तैयारी है और वो टाइम पे टूर्नामेंट करा लेंगे, लेकिन जब टीमें ही तैयार नहीं होगी तो आप टूर्नामेंट कैसे करा देंगे? नहीं राजीव भाई, देखिए अप्रैल मई में जब टूर्नामेंट होना है वहां तक तो समय है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये अगले 10-12 दिन में ये पूरा मामला सुलझ जाना चाहिए। हैरान इसलिए नहीं हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्री क्वालिफिकेशन बिड है। अगर वो पुराना वो प्री क्वालिफिकेशन बिड है कि आपकी कोई कंपनी अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को भी ओन नहीं कर सकती, जो किसी और देश में बेटिंग एक कंपनी कोई चला रही हो, तो आप आईपीएल में टीम नहीं ओन कर सकते। अब वो मैंने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने पढ़ा नहीं था कि प्री क्वालिफिकेशन बिड क्या है, पर मुझे जो समझ में आ रहा है, जो पुराने जो नियम के तहत चलते था कि आप विदेश में भी किसी और बेटिंग कंपनी के आप मालिक या कोई आप परसेंटेज ओनर नहीं हो सकते अगर आप आईपीएल टीम के एक ओनर है। अगर ये सीबीसी का मामला है, उनके पास जो सुनने में आया था, मैंने उनकी भी कंपनी की पूरी डिटेल पढ़ी नहीं है, कि 60 एक कंपनी है
बाहर विदेश में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसका एक कोई पार्ट है जो मलेशिया में एक बेटिंग कंपनी चलाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डिंग पैटर्न या जिस तरीके से वो कंपनी का स्ट्रक्चर हुआ है, उसका कुछ पार्ट या पूरा पार्ट सीवीसी ओन करती है, वो उस कंपनी के मालिक हैं। तब मुझे जो समझ में आ रहा है, तो वो फिर आईपीएल टीम के मालिक नहीं बन सकते, या तो फिर वो कंपनी बेच दे, उसको फिर वो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। पर मुझे लग रहा है कि अगले 10-12 दिन में ये चीजें सुलझ जानी चाहिए। अब चाहे सीवीसी को मौका मिले टीम बनाने का, या उनकी जगह पे जो नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर होगा उनको दिया जाएगा, पर ये 10-12 दिन में मामला क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आईपीएल मोस्ट वांटेड खिलाड़ी पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी बात कर लें। अगर ड्राफ्ट 25 तारीख तक जो डेट है सभा भाई, उसमें होता है जो खबरें आ रही कि लखनऊ के राहुल को कैप्टन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो क्या के राहुल सबसे मोस्ट वांटेड प्लेयर होंगे आईपीएल सीजन जो आने वाला है 2022 में? देखिए, मोस्ट वांटेड तो तब होंगे जब वो ऑक्शन में आएंगे। अगर उसके पहले ये जो 2 नई टीमें अगर उनको ले लेगी तो फिर ये मोस्ट वांटेड हो नहीं सकते हैं। अच्छा। पर ये खबरें मैंने भी सुनी है। जिस तरह का प्रदर्शन रहा है केएल राहुल का, जिस तरह से उन्होंने किंग्स 11 पंजाब किंग्स के लिए भी प्रदर्शन किया है, जिस हिसाब से वो भारतीय टीम के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक टीम उनको जरूर और ड्राफ्ट में ले लेगी। तो 3-3 प्लेयर्स आप ड्राफ्ट में ले सकते हैं। श्रेयस अय्यर का भी नाम उसमें आ आप सकता है। सजेस्ट कर दें सभा भाई कि लखनऊ के लिए 3 प्लेयर कौन हो सकते हैं और अहमदाबाद के लिए, फिर मैं निखिल भाई से उनकी राय लूंगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ हूँ। पर मुझे लगता है कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये 1-2 ऐसे खिलाड़ी हैं। फिर आप अगर आप देखें पांड्या ब्रदर्स, ईशान किशन एक और मोस्ट वांटेड प्लेयर हो सकते हैं। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस रिटेन नहीं किया है, मुझे लगता है कि जरूर इन दोनों में से एक टीम उनको जरूर पहले ही ले लेंगी आईपीएल ड्राफ्ट में ही। तो यही 4 या 5 नाम है। ट्रेंट बोल्ट का नाम सामने आता है। रबाडा एक और खिलाड़ी है जिसको पूरी कोशिश के बावजूद मतलब चूंकि हमें 4 ही रिटेन करना था, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स उनको रिटेन नहीं कर पाया। तो इस तरह के कई सारे नोटवर्दी प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी उसमें शामिल है, जिनको जरूर ये दोनों में से एक टीम जरूर आईपीएल ड्राफ्ट में लेना चाहेगी। निखिल भाई, आपकी निगाह में वो कौन से 6 खिलाड़ी हैं जो 3 लखनऊ लेना चाहेगी, और कैप्टन कौन हो सकता है अहमदाबाद और लखनऊ का? देखिए, दोनों टीमों में से मुझे लगता है सबसे पहले जो एक मौका रहेगा, अगर मैं भी किसी टीम को सजेस्ट कर रहा था, केएल राहुल को आप टीम में लेके बतौर कप्तान और फिर उनके इर्द गिर्द आप टीम बना सकते हैं। श्रेयस अय्यर है एक और जो विकल्प रहेंगे, जो आप कप्तान बनाने को देखेंगे, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी हैं जो कप्तानी करके आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों में से एक टीम, अगर उनमें से एक ये नहीं भी करते, शिखर धवन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगले 3 साल में वो कप्तान बन सकते हैं, क्या पता वो कहीं और जा रहे हैं। डेविड वार्नर एक और विकल्प रहेंगे। डेविड वार्नर भी बतौर कप्तान सनराइज हैदराबाद मामला नहीं चला, पर जिस तरीके से वो खिलाड़ी है, तो मेरे लिए ये रहेंगे। पर टीम चलाने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी और सबसे पहले कोशिश ये होगी कि आपको एक सीनियर भारतीय खिलाड़ी लीजिए और उसको कप्तान बनाइए, और उसके इर्द गिर्द फिर आप अपनी टीम बनाने को देखेंगे। राजीव भाई, मेरे को लगता है यही रहेगा, और केएल राहुल इन दोनों टीम में से हॉट पिक रहेंगे। नहीं, अगर लखनऊ, जिस तरह से खबरें आ रही के राहुल अगर कप्तान बनाए जाते हैं लखनऊ के निखिल भाई, राशिद खान को मत भूलिएगा। हाँ, राशिद खान को भी नहीं भूलना। नहीं, फिर अहमदाबाद का कप्तान कौन हो सकता है अगर के राहुल का नाम फाइनल है जो खबरें आ रही है? तो अहमदाबाद फिर मुझे लगता है कहीं श्रेयस अय्यर ना चले जाए। अगर यूपी में गोयनका साहब की टीम में केएल राहुल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर एक विकल्प रहेंगे, अहम दावेदारी पेश करेंगे एक टीम के लिए, जो बतौर कप्तान टीम को चलाएंगे। सभा भाई, जब आप 3 खिलाड़ी ड्राफ्ट करने की परमिशन है, क्या कुछ जहन, क्योंकि आप एक फ्रेंचाइजी के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ जहन में होता है कि आपके लिए पूरे सीजन ये खिलाड़ी अवेलेबल है नहीं है? क्या अगले 3 साल तक हम इनको खिला सकते हैं कंटिन्यू, और क्या ये टीम मैनेजमेंट का भी हिस्सा बन सकते हैं? ये सारी चीजें होती हैं जहन में। हाँ, सबसे बड़ा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है कि वो खिलाड़ी अवेलेबल है कि नहीं। नंबर 2 कि उसका फॉर्म किस तरह का है। नंबर 3 को आने वाले 3 सालों में किस तरह क्या क्या आपकी टीम को लाकर दे सकता है। इसीलिए कई सारी टीमें जो है जो वो युवा पीढ़ी के ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाती हैं। जिस तरह से पिछले मेगा ऑक्शन में हुआ था, कई सारे कप्तान को अगर आप देखेंगे तो यंग कैप्टन चुने गए थे या फिर यंग टीम बनाई गई थी और उसका फायदा मिला था। तो आगे के बारे में सोचकर ही टीम बनाई जाती है।
विशेष करके मेगा ऑक्शन में। अब आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है, पर जहां तक के इस साल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये भी है राजीव के, क्योंकि 10 टीमें खेलेंगी, 25-25 प्लेयर्स हर एक टीम के पास होने चाहिए। उसमें से 17 इंडियन खिलाड़ी खेल सकते हैं, को लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि कितने सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल गए हैं। 170 भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मौका मिलेगा इस साल आईपीएल खेलने का। ये बहुत बड़ी बात है डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए। और उसमें कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ मैचेस देखने के लिए, और हर एक फ्रेंचाइजी के टैलेंट स्काउट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा इस बार आईपीएल में। निखिल भाई, क्योंकि बात हो रही थी यहाँ पे ड्राफ्ट की, सपोज कीजिए आपने मेरा नाम ड्राफ्ट में डाला, क्या मेरे पास मना करने का अधिकार है कि मैं ऑक्शन में जाना चाहूंगा, मैं ड्राफ्ट के जरिए आपकी टीम के साथ नहीं जुड़ूंगा? मेरे ख्याल में इस सीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबा भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस सीजन अब ये हो गया कि पहले आप अगर एक टीम आपको पिक करती थी बतौर खिलाड़ी तो आपको खेलना है, लेकिन अब वो एक ऑप्शन खिलाड़ी के पास भी है कि अगर वो उस टीम के साथ नहीं खेलना चाहता। पहले है निखिल। हाँ, वो ऑप्शन से पहले, जैसे कि राजीव हाँ, ने कहा, अभी ऑप्शन के बाद आईपीएल में अगर सपोज कीजिए कि ये दोनों टीमों ने प्लेयर्स को चुन लिया है, और प्लेयर्स अगर चाहे तो मना कर सकते, जिस तरह से रिटेंशन में होता है। करेक्ट। अगर वो खिलाड़ी नहीं चाहता तो हाँ, वो कहता है जी मुझे ऑप्शन में दे दीजिए। हाँ, एक बार आप ऑप्शन में चले गए, उसके बाद जिस भी टीम ने आपको ले लिया, फिर उस टीम के पास आपको जाना होगा। करेक्ट, ऑप्शन के बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता। सभा में एक सवाल और ज़हन में आता है, ड्राफ्ट में जो 3 खिलाड़ी चुने जाएंगे, क्या जिस तरह से रिटेन करने में अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, क्या वैसे ही स्लॉट होगा ड्राफ्ट में भी? हाँ, वो सही है राजीव। वो तो कुछ दिन पहले ही आ गया था बीसीसीआई की गाइडलाइंस में कि मुझे लगता है कि 28 या 30 करोड़ की जो राशि है वो कट जाएगी अगर आप 3 प्लेयर रिटेन करते हैं। उसके भी अलग अलग वैल्यू दिए गए हैं। अब उसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ वो गाइडलाइंस है। अगर आप 3 प्लेयर रिटेन करते हैं तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपके पर्स से कट जाएगा। अगर आप 2 प्लेयर रिटेन करते हैं तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपके पर्स से कट जाएगा। उस तरह की गाइडलाइंस प्रदान की गई है बीसीसीआई द्वारा, आईपीएल काउंसिल द्वारा। निखिल भाई, 6 टॉप खिलाड़ी कौन लग रहे हैं जो आपकी नजर में जो ड्राफ्ट के जरिए अलग अलग टीमों में जा सकते हैं? टॉप 6 राजीव भाई देखिए, मुझे जो लगता है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन 3, राशिद खान 4, ईशान किशन 5 और रबाडा, ये आपके जो खिलाड़ी हैं। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं जो पास परफॉर्मर्स नहीं, 6 ही बताने हैं आपको। अब मैं जिस दिन आएगा ड्राफ्ट फिर चेक करेंगे कि आपकी भविष्यवाणी सही हुई कि नहीं। सबा भाई, आपकी नजर में वो 6 खिलाड़ी कौन है? राशिद खान भी रख लीजिए। राशिद खान, केएल राहुल, ईशान किशन, ये 3 हो गए। रबाडा एक और प्लेयर है, श्रेयस अय्यर। तो यही 4 या 5 या 6 खिलाड़ी रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो निर्भर करता है टीम के ऊपर कि आप किस तरह से टीम अपना बिल्ड करना चाहते हैं राजीव। अगर आप एक भारतीय क्रिकेटर को कप्तान बनाना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द आप किस तरह की टीम बनाना चाहेंगे। आप अगर फॉरेन प्लेयर्स ले रहे हैं तो फिर फॉरेन प्लेयर्स किस तरह के आप लेना चाहते हैं, कि आप पेस बॉलर लेना चाह रहे हैं, या फिर टॉप ऑर्डर बैटर लेना चाह रहे हैं, या फिर मिडिल ऑर्डर बैटर लेना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं उस पर वो निर्भर करती हैं। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि जिसको आप ड्राफ्ट में लेना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं पूरे सीजन के लिए। और ये सिर्फ एक सीजन की बात नहीं हो रही है, नेक्स्ट 3 साल तक आपने उस खिलाड़ी को ले लिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं। निखिल भाई, ब्रेक पे जाऊं और उसके बाद रोहित शर्मा और विराट की कंट्रोवर्सी पे आगे बातचीत करें। उससे पहले एक सवाल आप दोनों से लेना चाहूंगा। सपोज ये ड्राफ्ट में आपने नंबर 1 की पोजीशन में मुझे लिया और पुरानी टीम मुझे उससे भी ज्यादा पैसे दे रही है, तो क्या हम मना कर सकते हैं? क्या ये बातचीत हो सकती है या नहीं कर सकते हम? देखिए, ड्राफ्ट में अगर आप किसी टीम में पिक कर रहे हैं तब आप खिलाड़ी, जैसे अभी बात कर रहे थे, तब वो खिलाड़ी मना कर सकता है कि जी मेरे को या आप ऑप्शन में जाने दीजिए, या दूसरी टीम के साथ अगर बात कर रहे हैं तो मैं इस टीम के साथ नहीं जाना चाहता, मैं दूसरी टीम के साथ, क्योंकि मुझे वहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। पर फर्क जो है ना, वो राजीव भाई, जैसे मान लीजिए पहला पिक जो है ना, वो चाहे वो जैसे सभा ने बताया 30 करोड़ का है, पहला पिक अगर आपका 14 करोड़ का है तो आपको 14 ही मिलेंगे। फिर एक खिलाड़ी को वहां पे जाके दूसरे को ज्यादा नहीं मिल सकते। वो बिहाइंड द सीन आपको अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना के वो अलग डील साइन हो जाए, अलग बात है। लेकिन एज अ फर्स्ट पिक आपकी एक मूल राशि तय है, उससे ज्यादा आपको नहीं दे सकते। करेक्ट है भाई, यही है? यस।
और फिर अब वापस पुरानी टीम के पास नहीं जा सकते हैं राजीव। वो तो हाँ। टीम है, जो एग्जिस्टिंग नहीं, टीम्स है सपोज उन्होंने तो आप रबाडा को लेना चाह रहे हैं, रबाडा ड्राफ्ट में आ गए, क्या वो मना कर सकते हैं कि हम अगर दिल्ली के साथ दोबारा इंटरेस्टेड है जुड़ने के लिए तो ड्राफ्ट नहीं उसमें जाएं नहीं, ऑप्शन? अब तो जो एग्जिस्टिंग टीम्स हैं उन्होंने तो प्लेयर्स को रिटेन कर नहीं नहीं, लिया है। ऑक्शन की मैं जाने की बात कर रहा हूँ कि रबाडा ऑक्शन के जरिए दोबारा दिल्ली की टीम के साथ जुड़ना चाहें अगर। हाँ हाँ जरूर आ सकते हैं, हाँ हाँ। ऑप्शन में तो कहीं भी जा सकते हैं आप। जी, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं इसी नोट पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे रोहित शर्मा की इंजरी के बारे में, और बिना वाइस कैप्टन दक्षिण अफ्रीका जाएगी भारतीय टीम। अब इस रणनीति को समझने के लिए हम निखिल भाई और सबा भाई से बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई और निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। वापस अब दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी पे आ जाते हैं। ब्रेक से पहले हमने बात आईपीएल की और अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच जो चल रही खींचातानी है उसके बारे में। और एक जो पॉलिसी निकलकर सामने आ रही है वो सबको हैरान कर रही है कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। बार बार मार्केट में इस तरह की खबरें क्यों फ्लोट हो रही हैं जहां पर ये नजर आ रहा है कि विराट और रोहित एक दूसरे के साथ खेलना नहीं चाहते। अब निखिल भाई, हाथ में बॉल लगती है, मेल आता है हैमस्ट्रिंग इंजरी का, कैसे इसको देखा जाए कि रोहित शर्मा अब टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे विराट की कप्तानी में? राजीव, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच में कोई दिक्कत है। रोहित इतने साल से उनके अंडर तो खेलते आए हैं, उसमें कोई कोई परेशानी का सबब था नहीं। क्या पता जेन्युइन इंजरी हो। मुझे नहीं लगता कि रोहित को कोई दिक्कत है या विराट को कोई दिक्कत है कि रोहित वहां आके खेले। ये सिर्फ मेरे ख्याल में चीजें क्रिएट की जा रही है, क्योंकि रोहित भी जानते हैं बतौर खिलाड़ी उनकी क्या जिम्मेदारी है जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में आपको टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया। आप सफेद बॉल कि आप अब 50 ओवर के फॉर्मेट के कप्तान हैं। आप साउथ अफ्रीका में जाके थोड़ा से और रन बनाने को देखेंगे, क्योंकि आपकी अब कंधों पे जिम्मेदारी है कि वहां पे आपको श्रृंखला जितानी है सफेद बॉल की। तो मुझे नहीं लगता जेन्युइनली कोई दिक्कत है, ये सिर्फ चीजें क्रिएट की जा रही हैं दोनों खिलाड़ियों के बीच में। मुझे नहीं लगता अगर दिक्कत है भी, पर दोनों प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, वो चीजें ही वो मैदान में लेके नहीं आएंगी। तो भाई हरजैन का सवाल है, उनका कहना है कैप्टेंसी क्या इतनी इंपॉर्टेंट है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है भारतीय क्रिकेट के लिए। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है इसमें। अब जो हो रहा है, अभी रोहित शर्मा इंजर्ड है तो वो नहीं खेलेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें हमें ज्यादा अंदर झांकने की जरूरत है नहीं राजीव, ये कई बार हो चुका है और कई बार होता रहेगा। अगर खिलाड़ी इंजर्ड है तो अवेलेबल नहीं है। इसके पहले भी रोहित शर्मा इंजर्ड थे, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो हुआ था वहां पर बाद में उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था क्योंकि वो इंजर्ड थे। तो इसमें ज्यादा कुछ मुझे लगता है कि ये इस तरह की बातें सिर्फ मीडिया स्पेकुलेशन है। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है तो वो नहीं खेल सकता है और यहाँ पर टीम बना दी गई तो अच्छा है कि दो तरीके नहीं, दो तरह की खबरें आना कंफ्यूजन क्रिएट बीसीसीआई कर रहा है। आप वहां पे रोहित शर्मा की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हाथ में चोट लगी है इसलिए नहीं जाएंगे, मेल आता है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी है, देन कंफ्यूजन तो होएगा ही फिर कि आप एक्चुअल स्थिति बताना नहीं चाहते है क्या। पर रोहित शर्मा के यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट आया राजीव? जो मैंने पढ़ा है नेट से शॉट आया, उनके हाथ पे बॉल लगी है और वो हाथ ऑफिशियल जो रिलीज है जी, ऑफिशियल जो रिलीज है उसी को हमें देखना होगा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो इंजरी है, अब क्या कर सकते हैं। और जैसे कि निखिल ने कहा कि रोहित शर्मा खेल चुके हैं विराट कोहली के अंदर और टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, रोहित शर्मा ने शतक लगाया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैंने कही तो अच्छा हुआ है कि अभी व्हाइट बॉल और रेड बॉल की कप्तानी स्प्लिट हो गई है, तो अलग और अलग अब सिरे से ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के बारे में सोच सकते हैं और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन हो सकता है। लेकिन सबा भाई, निखिल भाई जब आते हैं तो कप्तान को हैमस्ट्रिंग इंजरी कराते हैं। अब ये हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग खराब करवा देंगे। देखो, ये पता चलता है खिलाड़ी कितना जद्दोजहद और कितनी जोर से मेहनत कर रहा था। नहीं, कितने दबाव में था। बेचारे की हैमस्ट्रिंग खिंच गई है
बट ये देखो, ये तो यार खेल का पार्ट एंड पार्सल है। जब एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है, अभ्यास करता है, तो चोट भी लगेगी। जैसे वो गाना है, राजीव भाई आप तो बिल्कुल शायर अंदाज में हो, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। अब निखिल भाई एक और सवाल है पृथ्वी जी का। उनका कहना है कि हु विल स्किप ओडीआई फॉर डॉटर्स बर्थडे, वेरी अम्यूजिंग। अब ये भी है कि डॉटर के बर्थडे पड़ेगा तो विराट कोहली वापस आ जाएंगे। नहीं, मैंने तो कहीं सुना नहीं ऐसा कि ऐसा कुछ होगा कि दक्षिण अफ्रीका क्या वो दौरा छोड़ के आने को कह रहे हैं। मुझे तो लगता है वो और खतरनाक बल्लेबाज हो जाएंगे, क्योंकि अब नहीं, जिम्मेदारी ये खबरें निखिल भाई, ये खबरें हैं और बीसीसीआई पे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन गई हुई है विराट की तरफ से कि वो ओडीआई सीरीज से छुट्टी चाहते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, बट ऐसा है तो ये तो फिर बीसीसीआई का ही एक डिसीजन की बात है। पर जहां तक मुझे पता है कि वो नहीं छोड़ के आएंगे एक दिवसीय श्रृंखला, बिकॉज सफेद बॉल की क्रिकेट में उनको भी तैयारी करनी है 2023 के विश्व कप के लिए। एक सवाल और सबा भाई आपके लिए। उनका पूछना है कि ये पहला ऐसा दौरा है विदेश का जहाँ पे वाइस कैप्टन ही नहीं अनाउंस किया गया। अब रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए तो किसी को तो आप वाइस कैप्टन अनाउंस करें। जो कल दोबारा मेला है जहाँ पे प्रियांक पंचाल को तो इंक्लूड कर दिया, लेकिन वाइस कैप्टन कौन है ये किसी को नहीं पता है। ये अनाउंस इतना करना होगा, कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन अनाउंस क्यों करना क्रिएट कर होगा रही है राजीव, बीसीसीआई? क्योंकि जी बाहर में आपको जरूरत होती है। होम सीरीज में कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, पर जी। बाहर में जरूरत पड़ती है। कई बार कप्तान जब टीम से फील्ड से बाहर आ जाता है किसी भी कारण से, तो आपको एक और खिलाड़ी होना चाहिए एक वाइस कप्तान के रूप में जो 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 कप्तानी कर सके। और मेरे हम्म विचार में उचित तो यही होगा कि आप केएल राहुल को वाइस कप्तान अनाउंस करें, क्योंकि फिर वापस पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हम्म आगे बढ़ना है तो फिर सबसे बड़ा कैंडिडेट और सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट अगर कोई है तो वो है केएल राहुल। जी। निखिल भाई, कसार साहब का भी यही सजेशन है या सवाल इसको मान ले। उनका कह रहा है कि वाइस कैप्टन कौन होगा। के राहुल, रहाणे और अश्विन का नाम भी उन्होंने ऐड ऑन किया है। देखिए, सबसे जरूरी ये है कि बतौर सीनियर खिलाड़ी आपको टीम में लगता क्या है कि ये सारे मुकाबले कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। अपनी जो एक टीम में जगह पक्की बना के चल रहा है वो मुझे लगता है केएल राहुल ही है दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि बतौर सलामी बल्लेबाज अगर रोहित नहीं भी है तो आपको पता है कि केएल राहुल सारे मुकाबले खेलेंगे। तो जैसे सभा भाई ने भी कहा, मेरे लिए वो बेस्ट विकल्प रहेंगे टेस्ट टीम के उप कप्तान के लिए। जी। एक जिम का भी एक सवाल है सभा भाई। उनका कहना है बीसीसीआई मीडिया मैनेजमेंट कब सुधरेगी, क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, और इसीलिए आग में घी डालने का काम जो स्पेकुलेशन है वो कर रही है लगातार। राजीव, इसके बारे में तो हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जहां पर जो चेयरपर्सन है उसको एड्रेस करना चाहिए मीडिया को। और अभी तो कम से कम ये इस तरह के ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने लगे हैं, तो ये जो कि अच्छी बात है। पर मैं आपकी बात से वाकिफ हूँ कि बहुत जरूरी है कि एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो आगे जब भी इस तरह की बातें हों तो उसको एड्रेस करने के लिए, मीडिया को एड्रेस करने के लिए एक आदमी चाहिए जो आके हैंडल करे इन सभी इश्यूज को। अब निखिल भाई, आपने हनुमा विहारी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। अब बताएं जरा, अभिमन्यु ईश्वरन की गलती क्या है? उनको आप लगातार ट्रेवल करा रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ भी वो स्टैंड बाई में, इंग्लैंड भी वो गए और अचानक अब प्रियांक पंचाल जो है आ गए रिप्लेसमेंट के तौर पे। हैरान हूँ ये फैसले जो सुनने में आते हैं। अब चयन करता हूँ कि क्या सोच है, क्या पता क्या वो खिलाड़ी इंजर्ड है, पूरी तरीके से फिट नहीं है। अगर फिट है तो फिर आप एक खिलाड़ी को टीम के साथ ट्रैवल कराते हैं, उसके पीछे से किसी को आगे ले आते हैं, तो ड्रेसिंग रूम में वो माहौल जो क्रिएट होता है ना वो बहुत अनसर्टन सा रहता है। अगर आप एक ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से चलेंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखेंगे, किसी भी खिलाड़ी को यार अगर मेरा चयन हुआ है, मेरे को जब मौका दिया जाएगा तो पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा, तो वो भी खुल के खेलता है। अगर आप इतनी जल्दी फेरबदल करते रहेंगे तो ना आप एक खिलाड़ी के साथ जस्टिस कर रहे हैं, ना दूसरे को आप उसको एक कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं या उसका बेस्ट निकालने को देख रहे हैं। वो हमेशा वो खिलाड़ी जो है ना वो उतावलेपन में ही रह जाएगा, तो वो आप नहीं चाहते। क्योंकि आप इससे अच्छा किसी भी खिलाड़ी को अगर आप बोल देंगे कि कुछ समय के बाद आपको चांस दिया जाएगा, लेकिन जब चांस दिया जाएगा तो पूरे तरीके से आपको मौका दिया जाएगा, तो वो कहीं ज्यादा और
कॉन्फिडेंस के साथ वो मैदान में उतर के खेल सकता है कि हाँ मेरे को पूरा चांस दिया जाएगा। उस तरीके से मौके देने बहुत जरूरी रहते हैं। सभा भाई, इससे कितना सहमत है आपकी? अभिमन्यु ईश्वरन लगातार टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, अब सडनली प्रियंक पंचाल आ गए रिप्लेसमेंट के तौर पे। वो इस वजह से हुआ है राजीव कि जब अभिमन्यु ईश्वरन को इंग्लैंड के दौर पे या फिर उसके पहले जब भी टीम के साथ रखा गया था, वो इस वजह से हुआ था कि प्रियंक पंचाल उस समय इंजर्ड थे। अगर अच्छा। आप पैकिंग ऑर्डर की बात करें ओपनर्स में, तो प्रियंक पंचाल ऊपर हैं अभिमन्यु ईश्वरन के। इसी वजह से जब प्रियंक पंचाल फिट हो गए, अगर आप इंडिया ए में देखें तो इस समय कप्तानी कर रहे हैं प्रियंक पंचाल। इसका मतलब यही है कि उनका जो ऑर्डर है चयनकर्ताओं के दिमाग में, वो ईश्वरन से ऊपर है, और इसी वजह से प्रियंक पंचाल को रखा गया है इस समय। शुभमन गिल इंजर्ड है, उनको आप ला नहीं सकते हैं। पृथ्वी शॉ अभी भी रेड बॉल क्रिकेट में उनकी वापसी हुई नहीं है। तो इस समय अगर हम देखें नंबर 1, 2, 3, 4 कौन होगा, तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, उसके बाद प्रियंक पंचाल, उसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन आते हैं। इसी वजह से इस समय प्रियंक पंचाल को टीम में रखा गया है। तो ये एक बेहतर पैकिंग ऑर्डर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई होप कि वो खिलाड़ियों को भी पता रहे। वो जिस तरीके से आई बिलीव जब सभा भाई आप सिलेक्टर थे तो आप प्लेयर्स के साथ कम से कम बात करते थे, तो वो पैकिंग ऑर्डर में तो एक खिलाड़ी फिर जब घर पे रहता है तो उस हिसाब से अभ्यास कर रहा होता है कि अगर अगला मौका मिलेगा तो मेरे को मिलेगा, तो मैं उस मौके के लिए तैयार रहता हूँ। तो ये जरूर है, मुझे विश्वास है कि इस तरह की बातें हो रही हैं अब, स्पेशली अब जब से राहुल द्रविड़ कोच बने। बहुत जरूरी है कि इस प्रकार का कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए खिलाड़ियों के साथ, ताकि उनको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए इसी नोट पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विराट कोहली कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं, उनके फॉर्म को लेकर और जो बहुत ज्यादा ब्रेक्स वो ले रहे हैं उस पर भी बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, उस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है निखिल भाई और सभा भाई के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सभा भाई, जिम का एक सवाल है विराट को लेके कि बहुत ज्यादा वो ब्रेक्स ले रहे हैं, ऐसे में वो रिदम में कैसे आएंगे? और अब क्योंकि ओडीआई को लेकर भी सस्पेंस है, तो ये इतने ज्यादा ब्रेक्स की है क्या जरूरत है इतने बड़े प्लेयर को? देखिए, ब्रेक्स लिए जाते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर, और ये निर्णय लेता है टीम मैनेजमेंट, जो ट्रेनर है, जो फिजियो है एंड हेड कोच है, और जो खिलाड़ी, ये 3-4 लोग मिलकर ही डिसाइड करते हैं कौन कौन से मैचेस खेलने चाहिए, कौन कौन से मैचेस आपको नहीं खेलने होंगे, जहां पर आपको ब्रेक मिल सकता है। और इसी तरह से आने वाले समय में भी हर एक खिलाड़ी के साथ होने वाला है ये राजीव। वर्कलोड मैनेजमेंट की आवश्यकता है इस समय, और इसको बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और इसी वजह से अभी जो होम सीरीज हुई, वहां पर 2-3 खिलाड़ियों को ब्रेक मिला था, फिर उनको वापस लाया गया। तो ये एक इतना हेक्टिक हो गया है शेड्यूल कि आपको इस तरह के ब्रेक्स लेने होते हैं, पर वो निर्भर करता है अंत में प्लेयर के फिटनेस के ऊपर, और फिर वर्कलोड मैनेजमेंट में के असेसमेंट को देखकर कि आपने कितने मैचेस खेले हैं, कब आपको ब्रेक मिलना चाहिए। रोहित शर्मा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात निखिल भाई पिछले कुछ दिनों में एक इंटरव्यू में कही कि मैं ऐसा कैप्टन हूं जो पीछे खड़ा होके सबके कंधे पे हाथ रखना चाहता हूं। अब तो पीछे तो है ही नहीं, वो तो कंधे पे हाथ कैसे रखेंगे अब? वो इस सीरीज में इंजर्ड है, पर उन्होंने कप्तानी राजीव भाई ऐसे ही किया। अगर आप मुंबई इंडियंस में देखिए, अगर किसी गेंदबाज को थोड़ी सी पिटाई लग रही है, वो कप्तान की तरफ देखता है कि थोड़ी सी उसको सहानुभूति मिल जाए। अगर कैप्टन का एक रिएक्शन ऐसा होता है कि मतलब निराश होने वाला, या उनको पता नहीं है वो एक गेंदबाज की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है उस समय, तो वो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। रोहित की तरफ देखिए तो कहते कोई बात नहीं, ये प्लान था, इसके हिसाब से चले, फील्डर के सर के ऊपर से किसी ने छक्का मार भी दिया, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर हम गेम प्लान बी पे चलेंगे। तो जिस तरीके से कामनेस से आप अपने खिलाड़ी को हैंडल करते हैं मैदान में, वो बहुत जरूरी है। और यही चीज वो बात दर्शा रहे थे और दोहरा रहे थे कि मैं एक ऐसा कप्तान हूं जो पीछे रख के अपने सारे खिलाड़ियों को आगे रख के, उनके कंधों पे हाथ रख के, उनको कॉन्फिडेंस के साथ उनसे परफॉर्मेंस निकलवाना चाहता हूं। सवा भाई, अब रोहित क्योंकि टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है,
कितना बड़ा सेटबैक आप इसको देख रहे हैं? बहुत अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं पिछले 1 साल से टेस्ट मैचेस में। हालांकि मयंक बहुत अच्छे फॉर्म में, के राहुल बड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन रहा है उनका टेस्ट में, लेकिन रोहित शर्मा का ना होना साउथ अफ्रीका के लिए कितना राहत है और इंडिया के लिए कितनी मुश्किल है? ह्यूज सेटबैक इंडिया के लिए राजीव क्योंकि एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रदान की है जी। और जिस तरह से उन्होंने अपने गेम को बदला है टेस्ट मैच क्रिकेट में वो अद्भुत रहा है। विशेष करके इंग्लिश कंडीशन में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जितने लंबे समय उन्होंने गुजारा विकेट के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बॉलिंग अटैक को फेवरेबल कंडीशंस में उस अटैक को नेगोशिएट किया, उस अटैक को टैकल किया, वो कमाल की बात थी। और मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका के पास भी टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स है, रबाडा है, नोकिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, केशव महाराज भी हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने आपको चाहिए कि आपको जो प्रीमियर बल्लेबाज है वो फिट रहे और अच्छे फॉर्म में रहे। तो रोहित शर्मा का टीम में नहीं रहना मुझे लगता है बहुत बड़ा झटका है ये इंडिया के लिए। मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे केएल साथ। चलिए, मयंक अग्रवाल ने होम श्रृंखला सीरीज में रन बनाए हैं, पर बाहर में भी अभी भी उन्होंने उनको टेस्टिंग कंडीशंस में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वो देखना होगा वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। पर एक जो स्टेबल, जो इन फॉर्म आपके पास ओपनर था, उसकी कमी तो बहुत ज्यादा खलेगी भारत को। निखिल भाई, आप किस तरह से देखते हैं ये मौका है मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों के लिए या थोड़ा सा झटका है, क्योंकि बहुत बड़े मैच विनर के तौर पे वो टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा अपनी पहचान बना चुके हैं? राजीव भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रोहित का टीम के साथ ना होना, दक्षिण अफ्रीका तो बहुत खुश हो रही होगी, लेकिन भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सेटबैक है। और वो एक ऐसा कैप्टन है, अगर एक स्टार्ट उसको मिलता है तो बड़े स्कोर में उसको तब्दील करता है। जितनी देर वो क्रीज पे खड़े रहते हैं, वो ड्रेसिंग रूम में वो एक मैसेज भी जाता है कि यार रन बनाने के लिए एक सीनियर खिलाड़ी ना वहां खड़ा है, और साथ में किसी यंगस्टर से वो रन बनवा भी देते, बड़ा फर्क रहता है। लेकिन अब चोट के कारण बाहर है, तो यही एक मौका है मयंक अग्रवाल, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने एक बड़ा शतक लगाया था, कॉन्फिडेंस आया, 150 और अर्धशतक लगाया था। इस मौके को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि एक चीज मयंक के साथ वो जो टैग लगी हुई है कि भारत में उनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन विदेश में जाके रन बनाने का तो उनके पास अब ये सुनहरा मौका रहेगा। मुश्किल जरूर रहेगा, नोकिया और रबाडा है, लेकिन ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर इंजर्ड है, तो आप जाके दिखाएं कि आप में भी वो कला है कि आप रन बना सकते हैं बाहर। जी, चलिए, क्योंकि शो खत्म ही करना है, एक जल्दी से सवाल अर्पण जी का ले लेते हैं। सभा सर के लिए सवाल है कि सभा सर, क्या आप हैप्पी हैं जिस तरह से पृथ्वी शॉ को इग्नोर किया गया, और वो हालांकि रन बहुत बना रहे थे, अच्छे फॉर्म में भी हैं, कैसे आप देखते हैं इसको? अभी तो मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी शॉ की जगह बनती है टेस्ट टीम में अर्पण, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आने वाले जो रणजी ट्रॉफी है वहां पर अगर वो ढेर सारे रन बनाएंगे तब फिर वापस अपना वो क्लेम कर सकते हैं टीम में आने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है चयनकर्ताओं का भी ध्यान उनके ऊपर है, सबको पता है कि इतना ज्यादा टैलेंट है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, पर अंत में वापसी करने के लिए आपको रन बनाने पड़ेंगे। अगर आप रन बनाएंगे तभी आपकी वापसी होगी, और ये पृथ्वी शॉ को भी पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका और निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ जुड़े रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के YouTube चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप रोज सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Wars and Warriors, Air Vice Marshal Arjun Subramanian takes listeners on a trip with the race to Dhaka and some of the most crucial moments from the Lightning campaign of Bangladesh. On Think Fast, Varun and Suchita drop some hot takes on NFTs, music, and the rise of social commerce. On Ikaduka Economy, Abhinav Trivedi and Dr. Bharat Junjunwala, author and ex-professor IIM Bangalore, discuss war and its effects on our daily lives. On Shunya One, we spoke to Alok Goyal. He's a partner at Stellaris Venture Partners. We discussed why SaaS works well for India. And on All Things Policy, the Takshashila folk discuss Australia's anti-trolling bill aimed at making social media platforms safer, but perhaps a little less private. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn.
And also do check out our YouTube channels. We have a number of them. You can get them on ivmpodcast.com/YouTube. And remember, if you're enjoying this show, or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us spread the word. And finally, we'd like to thank our sponsors for the network this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है, जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां-जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।